तो आज हम जीके के कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो आप यहाँ देखिए, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास की अवस्थाएं और कोहल वर्ग का सिद्धांत के बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं, जो कि सीटेट में इसके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं नैतिक विकास सिद्धांत से कोहल वर्ग के, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी कितनी अवस्थाएं, इन्होंने कितनी नैतिक विकास की अवस्था को बताया है। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, कोहल वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, कोहल वर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में 1969 में दिया और इसके बाद इसने 1981, 1981 में व 1984 में संशोधित किया। ठीक है, कब दिया? 1969 में, और 1981 व 1984 में इसका क्या किया? संशोधन किया। आप ये भी जान लें, ईयर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। कोहल वर्ग का सिद्धांत का नैतिक सिद्धांत के बारे में है। तो ये कोहल वर्ग से बनने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए, नैतिक व्यवहार जो जन्मजात नहीं होता। इन्होंने कोहल वर्ग ने क्या कहा है? नैतिक विकास क्या है? जन्मजात नहीं होता। ये पेडोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। नैतिक व्यवहार जो है ये जन्मजात नहीं होता, ये कोहल वर्ग ने कहा है, और इससे क्या होता है? सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। लॉरेंस कोहल वर्ग ने 1927 से 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण में विभक्त किया है। या उसने देखिए, कोहल वर्ग जी हैं, और उसने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। जब उन्होंने जो है सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया, तो ये क्या पाए ये कि ये सार्वभौमिक होते हैं। और इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो ये किसने कहा है? तो ये लॉरेंस कोहल वर्ग ने कहा है। नैतिक व्यवहार क्या होता है? जन्मजात नहीं होता है। लॉरेंस कोहल वर्ग जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि 1927 से 1987 में इन्होंने जो है, इनका विकास के 6 चरण हैं और इन्होंने विकास को जो है सार्वभौमिक माना है। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको एक एक पॉइंट को नोट करते जाना है, ताकि पेपर में आप अपने नोट्स को उठाकर एक बार रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका जो है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है सारी स्टेज को बताया गया है। फर्स्ट है पूर्व परंपरागत अवस्था, ये 4 से 10 वर्ष तक की है। और सेकंड जो है, और ये 3 से 5 वर्ष भी मानी गई है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर देखिए, फिर परंपरागत अवस्था है 10 से 13 वर्ष से, फिर उत्तर परंपरागत अवस्था है 13 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर पूर्व परंपरागत अवस्था जो है, ये इसके जो है 3 चरण हैं और इसके जो है 6 चरण हैं। पूर्व परंपरागत के 3 चरण हैं और परंपरागत अवस्था के 6 चरण हैं। तो आप ध्यान से इधर ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो है पूर्व परंपरागत और परंपरागत अवस्था से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच बताया गया है, और परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक है। उत्तर परंपरागत अवस्था आपकी 13 वर्ष से अधिक होती है, यानी कि 13 से 14-15 के बीच में, उससे भी अधिक हो सकती है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन देखिए, मतलब क्या क्या पूछा जाता है कि कौन पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। क्या किया है इन्होंने? 20 साल तक साक्षात करके प्रयोग किया, तो इसमें जो है 6 चरण को उन्होंने बताया है, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, 6 चरण बताया है नैतिक विकास सिद्धांत में। फिर जो है यहाँ पर देखिए, जिन्हें आसानी से पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत।
इन 6 चरणों में प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। क्या करते हैं? नैतिक जो है सुलझाने में परंपरा देखिए तो फिर यहाँ पर उत्तर परंपरागत अवस्था तीनों को बताया है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सर्वस्वतः देखिए पूर्व नैतिक स्तर क्या है, जो 4 से 10 अवस्था के बीच में है। यहाँ देखिए कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या हल निकाला है कि जो है बालकों के नैतिक या चरित्र में कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। जब उन्होंने प्रयोग किया बालकों के ऊपर उनके चरित्र निर्माण में, तो कुछ निश्चित अवस्थाओं के बारे में बताया है। नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया है, बालकों के अंदर जो है नैतिक उनके चरित्र की, जब चरित्र के बारे में उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि नैतिक या चरित्र के विकास में कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई गई हैं। वो निश्चित अवस्थाओं से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। क्या होता है? नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जा सकता है। और फिर थर्ड ऑप्शन आपका है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। क्या होता है? आस पड़ोस तथा बालक का जो है विकास अनौपचारिक रूप से कैसे होता है? आस पड़ोस तथा स्कूल के नैतिक विकास से होता है। इसको किसने कहा है? कोहल वर्ग के द्वारा बताया गया है। ये जन्मजात नहीं होता है, इन्होंने जो है इसको जो है जन्मजात नहीं माना है। नैतिक विकास इसे जो है अनौपचारिक रूप से आस पड़ोस तथा स्कूल से सीखा जाता है, सामाजिक परिवेश से। देखिए नैतिक विकास का अर्थ है, आप समझिए, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। कोई शिशु का जन्म हुआ तो वो कैसे नैतिक हो जाएगा और अनैतिक, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण का समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले वो ना तो नैतिक होगा ना अनैतिक, उसे कुछ भी आचरण नहीं होता। जो वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो समाज से ही जो देखता है वही सीखता है। सबसे पहले तो अपने परिवार से ही देखता है, फिर उसके आगे जब बड़ा होता है तो समाज से उसको जो सीख मिलती है वही प्रक्रिया उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो विकास में होती है बालक के। लॉरेंस कोहल वर्ग ने एक शिशु के जन्मजात पर इतना रिसर्च करने पर इतना डिटेल में उनको ज्ञान हुआ। यहाँ पर देखिए पूर्व परंपरागत अवस्था जो है नैतिक स्तर की, ये 4 से 10 वर्ष है। इसे बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। ये जो 4 से 10 वर्ष की स्टेज को माना गया है, क्या माना गया है? इसको जो है बाल्यावस्था के रूप में माना जाता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था है, स्टेज ऑफ ऑर्डर, पनिशमेंट भी होता है इसमें, अहंकार की व्यवस्था भी होती है, स्टेज ऑफ ईगो। फिर परंपरागत अवस्था जो नैतिक अवस्था सेकेंड स्टेज है, 10 से 13 वर्ष से। तो यहाँ देखिए उत्तर परंपरागत अवस्था समाज के साथ है संबंध होता है। जब भी कोई बालक, उत्तर सार्वभौमिक संबंध भी बताया गया है, तो आपको इसको डिटेल में देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो है पूर्व नैतिक जो है अवस्था, ये 4 से 10 वर्ष मानी गई है। इसको जो है बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी होती है और इसमें अहंकार की व्यवस्था होती है। इसके 2 ऑप्शन बनते हैं। 4 से 10 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था के रूप में, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट भी, और फिर जो है अहंकार की व्यवस्था भी हो जाती है 4 से 10 वर्ष के बीच में बच्चे के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर पूर्व नैतिक अवस्था को क्या माना गया है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था भी माना गया है और अहंकार की अवस्था भी को जो है पूर्व नैतिक अवस्था में ही माना गया है। अगर क्वेश्चन बने कि आज्ञा एवं दंड किस अवस्था में है, तो आपको आंसर जाएगा पूर्व
नैतिक अवस्था। 5 से 12 वर्ष से फिर आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कम आयु के अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए दंड से बचने के लिए। मतलब ये 4 से जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा यही सोचता है, ठीक है, कि वो इस काम को करे या दंड मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं, जो वहाँ पर ऑप्शन में बताया गया था कि आज्ञा, या तो यहाँ पर वो जब कोई सदस्य उसको घर का ऑर्डर देगा तभी तो वो काम करेगा। फिर वहाँ पर ये भी डरता है कि उस कार्य को किया जाए जो बच्चे दंडित करते हैं। तो यहाँ पर दंड से बचने के लिए भी जो अब कम आयु का बालक होता है, परिपक्व होता है, तो वो डरता है कि काम को करेंगे तो कहीं जो हमको डांट पड़े या मार पड़े। इसी आज्ञा एवं दंड की अवस्था के बारे में तीनों स्टेज को बताया गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इससे क्वेश्चन सीटेट में, यूपी टेट में आपको मिलते ही हैं, तो आप लोग इसका रिवीजन करती जाइएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जितनी जल्दी अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट होकर करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अब की बार आप जिन बच्चों का सीटेट नहीं हुआ है उन लोगों को फुल तैयारी करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या आती है, स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार अवस्था में क्या होता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएंगी। बच्चा जैसे जैसे आयु उसकी बढ़ती है तो वह क्या होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। अहंकार की अवस्था क्या हो जाएगी, जैसे बढ़ेगी उसकी स्टेज तो क्या करेगा, अहंकारी हो जाएगा। और झूठ बोलने पर उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, भूख लगने पर चुरा कर खा लेता है, और या तो उसकी अहंकार की क्रियाएं में अवस्था होगी, या तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएंगी। झूठ का उद्देश्य और परिपक्व होना, आयु बढ़ने पर चोरी करना। उदाहरण को ध्यान में रखिएगा, ये अहंकार की स्टेज में बताया गया है। अहंकार की अवस्था में नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कोहलबर्ग ने बताया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड आती है आपकी परंपरागत नैतिक अवस्था। परंपरागत नैतिक अवस्था जो है 10 से 13 वर्ष है। परंपरागत नैतिक अवस्था क्या होती है, 10 से 13 वर्ष होती है। इसे 2 उपस्तर में विभाजित किया जाता है। परंपरागत नैतिक अवस्था क्या होती है, इसे 2 स्तर में विभाजित किया गया है। प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक है। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। क्या कहा जाता है, प्रशंसा की अवस्था मतलब वो जो है बच्चा जो भी कार्य करेगा वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा हो, तो वो अपने काम को मन लगा कर करेगा। वो फिर दूसरा विशेष अपेक्षाएं करने लगता है तो समाज उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप इस अवस्था, प्रशंसा की अवस्था में स्वीकृति मिलेगी जब सेकेंड उसका होगा, तो वो जो है समाज उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है, यानी कि समाज उसको जो है मानने लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, तो बच्चा और जो है मोटिवेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा पाते हैं। बच्चा वही कार्य को करेगा, अभी कोई भी बोलेगा तो उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा जिससे उसको पड़ोस या उससे जो है प्रशंसा मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन स्वरूप समाज उसके परिवेश से निर्धारित होता है। क्या होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन स्वरूप समाज उसके परिवेश से निर्धारित होता है। प्रशंसा की अवस्था में स्टेज भी आती है, थर्ड देखिए,
सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है। सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है। फिर आप देखिएगा थर्ड जो है उत्तर परंपरागत अवस्था है। ये समाज के संबंध में है। ये लास्ट जो है 13 वर्ष वाली। तो फिर यहाँ पर कोई भी बच्चा कोई भी बालक इस अवस्था में समान के प्रति अच्छा कार्य करता है, यानी कि समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, तो वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। इसमें जो होता है बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अपने मन से सोचने समझने लगता है कि वो ऐसा कार्य ना करे कि उसका समाज से जो है संबंध ना टूटे, और वो अच्छे से बिहेव करने लगता है या फिर अपना सम्मान पाने के लिए अपने आप को जो है अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है या फिर उस समाज में अपना नाम रोशन करना चाहता है। फिर यहाँ पर देखिएगा उत्तर परंपरागत अवस्था की डिटेल क्या है। उत्तर परंपरागत अवस्था में जो है सेकंड आता है आपका सार्वभौमिक संबंध। इस संबंध में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता या सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। उत्तर परंपरागत अवस्था में उसे सोच समझ हो जाती है और अपने जो है निर्णय लेने लगता है कि हमको क्या करने पर अच्छा होगा, क्या करने पर बुरा होगा, वो महसूस करने लगता है और अपने दिमाग का प्रयोग करने लगता है। उत्तर परंपरागत अवस्था में सार्वभौमिक संबंध के बारे में बताया गया है। ये जो है तो आप लोगों को कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे।